नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा, कहा सरकार गिराने की धमकी दी थी, उन्हें गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने समय से पहले मेरी सरकार गिराने की धमकी दी है और वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कैसे कर सकते हैं, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि गृह मंत्री गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए और क्या देश का संविधान बदला जा रहा है। देश के गृह मंत्री भारत की रक्षा करने के बजाय बंगाल की सरकार गिराने की साजिश रच रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ममता ने यूपी में अतिक अशरफ हत्याकांड पर कहा है कि मैं क्राइम्स का समर्थन नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एनकाउंटर आम बात हो गई है और लोगों को इन मुठभेड़ों का विरोध करना चाहिए। और देश में यह क्या चल रहा है, जिसको चाहो मार दो, जिसको चाहो काट दो, जिसको चाहो ठोक दो, जिस पर चाहो एजेंसी लगा दो या सीबीआई ईडी लगा दो। और दोस्तों उन्होंने साथ में कहा कि अगर बंगाल में चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए को भेज देते हैं, दोहरे मापदंड रखती है। वही दोस्तों ममता बनर्जी ने सोमवार को बीरभूम जिले के सूरी में एक जनसभा के दौरान यह सब बातें कही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने 14 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 35 सीटें जीतती है तो बंगाल की टीएमसी सरकार 2025 से आगे टिक नहीं पाएगी। और शाह के उस बयान पर अब बंगाल की सीएम ने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बयान से साफ है कि बंगाल सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब नीति केस, कोर्ट ने फिर बढ़ाई सिसोदिया की कस्टडी, 27 तक सीबीआई और 29 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे मनीष। तो दोस्तों शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार बढ़ा दी है और दोस्तों मनीष अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। तो दोस्तों कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा था। तो दोस्तों बता दें कि शराब नीति मामले में ईडी ने जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, वही सीबीआई अनियमितता के मामले को इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो दोस्तों दोनों मामलों में सिसोदिया की कस्टडी खत्म हो चुकी है और 3 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की 17 अप्रैल तक की कस्टडी ही दी थी। इसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद 5 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी को भी उनकी 17 अप्रैल तक की कस्टडी दे दी थी और सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिषेक को सीबीआई ने पशु तस्करी केस में तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो दोस्तों उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी। वही दोस्तों तब तक जांच एजेंसी अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी अभिषेक से पूछताछ भी कर सकती है और यह जांच जल्द की जाए। वही दोस्तों हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी अफसरों पर कोई एफआईआर दर्ज न की जाए। तो दोस्तों अभिषेक बनर्जी के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाल की बेंच ने सोमवार को दोनों आदेशों पर रोक भी लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट, बंगाल में स्कूल बंद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश के आसार। तो दोस्तों मौसम विभाग ने सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। वही दोस्तों विभाग ने 5 राज्यों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा में सोमवार को और मंगलवार को भीषण लू का प्रकोप रहेगा। साथ ही दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी झुलसाएगी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को राज्य के 116 मंडलों में लू की चेतावनी दी है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने राज्य के सारे स्कूल कॉलेज शनिवार तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दोस्तों IMD ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में ताजा बारिश की भविष्यवाणी की है और जम्मू कश्मीर लद्दाख में मंगलवार को और हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 अप्रैल को बारिश की आशंका जताई है और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और दोस्तों इस साल यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी जो 31 अगस्त तक चलेगी और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा रही है। वही दोस्तों अधिकारियों के मुताबिक अनंतनाग जिले में पहलगाम ट्रेक और गांदरबल जिले में बालटाल दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक की 316, SBI बैंक की 99, जम्मू कश्मीर की 90 और यस बैंक की 37 ब्रांच में किया जा सकता है। वही दोस्तों श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर यात्रा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र बोला सेम सेक्स मैरिज पर फैसला संसद का काम, कोर्ट से दूर रहे, इसे कानूनी मान्यता की मांग केवल एलिट क्लास की सोच है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलिट क्लास की है। इससे दोस्तों आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे और सरकार ने कहा है कि इस पर फैसला करना संसद का काम है। दोस्तों कोर्ट को इस पर फैसले से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों केंद्र ने सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा हलफनामा पेश किया और इसके पक्ष में दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया है और सरकार ने कहा है कि यह केवल शहरी एलिट क्लास का नजरिया है और इन याचिकाओं का मकसद ऐसी शादी को सिर्फ सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना है और सभी धर्मों में विवाह का एक सामाजिक महत्व है। हिंदू में विवाह को संस्कार माना गया है, यहाँ तक कि इस्लाम में भी, इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज की अनुमति देने के खिलाफ है और इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व CM जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल, कहा ना किसी ने मुझे समझाया ना तसल्ली दी, टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ी थी। तो दोस्तों भाजपा छोड़ चुके कर्नाटक के पूर्व CM जगदीश शेट्टर ने सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और दोस्तों वह सुबह बेंगलुरु में कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तो दोस्तों कर्नाटक में भाजपा के पूर्व CM जगदीश शेट्टर सोमवार सुबह बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हुए और टिकट न मिलने से 2 दिन पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और शेट्टर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार भी मौजूद रहे। तो दोस्तों शेट्टर ने कहा कि मैंने कल भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूं और मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं और कई लोग इस बात से हैरान है कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। वही दोस्तों भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया है और पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लग रहा है कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया और मुझसे इस बारे में किसी ने बात भी नहीं की, ना मुझे समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में EC अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती, सुनवाई से हटे 2 जज, NGO से पूछा बताया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अरुण गोयल की सुनवाई आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दोस्तों मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टेड किया गया था। इस बीच जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। तो दोस्तों सुनवाई शुरू होने के बाद पहले तो जजों ने चुनौती देने वाले NGO से सवाल किया कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है, फिर सुनवाई से हटने की घोषणा की। इसके बाद मामले को दूसरी बैच में भेजने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों ADR ने याचिका में कहा है कि गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है और साथ ही निर्वाचन आयोग की संस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वर्ण मंदिर में लड़की को घुसने से रोका, चेहरे पर तिरंगा पेंट करा कर गई थी, रोकने वाला बोला यह पंजाब है, इंडिया
नहीं। तो दोस्तों अमृतसर में एक लड़की को स्वर्ण मंदिर में जाने से रोक दिया गया और लड़की चेहरे पर तिरंगा पेंट करा कर गई थी और जब वह स्वर्ण मंदिर पहुंची तो पगड़ी पहने एक व्यक्ति ने उसे रोक दिया और माथा नहीं टेकने दिया। तो दोस्तों उसने लड़की से कहा यह पंजाब है, इंडिया नहीं। वहीं दोस्तों इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और घटना कब की है यह अभी साफ नहीं हो पाया है और लड़की हरियाणा की है और उसे रोकने वाला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों उसके एसजीपीसी कर्मचारी होने के बारे में अभी आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। तो दोस्तों वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लड़की अपने हरियाणवी साथी को लेकर एक सिख के पास पहुंचती है और वह कह रही है कि इसी व्यक्ति ने उसे गोल्डन टेम्पल में दाखिल होने से रोका था और लड़की के साथ आया व्यक्ति सिख से पूछता है गुड़िया को जाने से क्यों रोका और सिख जवाब में कहता है कि इसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा था इसलिए रोका। वही दोस्तों लड़की के साथी ने फिर पूछा क्या यह इंडिया नहीं है तो सिख ने जवाब दिया यह इंडिया नहीं यह पंजाब है, इंडिया नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भ्रष्ट केजरीवाल से सहानुभूति न रखे, अजय माकन की कांग्रेस से अपील। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली सीएम को फोन करके समर्थन जताया था। तो दोस्तों कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी से अपील की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति ना दिखाए और उन्हें सपोर्ट ना करे। माकन ने दोस्तों कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर केस भी दर्ज है। ऐसे में उनका साथ देने से कांग्रेस कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को कॉल करके पूछा कि सीबीआई पूछताछ को लेकर सहानुभूति जताई थी। तो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात भी कही थी। इसे लेकर दोस्तों अजय माकन ने ट्वीट के जरिए अपना पक्ष रखा है। तो दोस्तों माकन ने ट्वीट किया कि केजरीवाल और उनके साथियों जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज है उन्हें किसी तरह की हमदर्दी का साथ देने की जरूरत नहीं है और शराब नीति घोटाले और घी गेट जैसे आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको माई न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को माई न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कोरोना के केस में लगातार तीसरे दिन कमी, 24 घंटे में 9,111 नए मरीज मिले, 27 मौतें, केरल दिल्ली में सबसे ज्यादा संक्रमित। तो दोस्तों देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,111 नए मरीज सामने आए जबकि दोस्तों 27 लोगों की मौत हुई है। वही दोस्तों एक्टिव केस का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच चुका है। वही दोस्तों इससे पहले शनिवार को 10,093 और शुक्रवार को 10,753 नए केस दर्ज किए गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ अप्रैल में ही अब तक के रोजाना केसों को जोड़ लिया जाए तो 16 दिनों में यह 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके और सबसे ज्यादा 13 अप्रैल को 11,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। तो दोस्तों इस दिन सबसे ज्यादा 29 मौतें भी हुई थी और राहत की बात तो यह है कि 98% रिकवरी रेट के साथ मरीज ठीक हो रहे हैं और राज्यों में केरल और दिल्ली में अभी डेली केसेस सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटी शहरों में बिकवाली से टूटा बाजार, सेंसेक्स 520 अंक की गिरावट के साथ 59,910 पर बंद, इन्फोसिस का शेयर 9% फिसला। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी दोस्तों सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 520 अंक की गिरावट के साथ 59,910 के स्तर पर बंद हुआ। वही दोस्तों निफ्टी भी 121 अंक की गिरावट के साथ 17,706 के स्तर पर बंद हुआ है और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों कमजोर नतीजे के बाद आईटी कंपनी इन्फोसिस के शेयर में 9.37% की गिरावट रही और यह टूटकर 1259 पर आ गया। वही आईटी इंडेक्स आज 4.71% टूटा है। तो दोस्तों वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो 10 शेयरों में से 7 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिली है और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 0.41% चढ़ा। वही अडानी टोटल गैस में 3.70% की तेजी रही। वही अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के शेयरों में गिरावट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थोक महंगाई दर 29 महीने में सबसे कम, ईंधन बिजली के साथ खाने पीने की चीजों
सब्जियों के दाम गिरे पर दूध अभी भी महंगा। तो दोस्तों थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 1.34% पर आ गई है और यह 29 महीने का निचला स्तर है। वहीं फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी और जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। तो दोस्तों गेहूं, दालें और फ्यूल जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में यह गिरावट आई है और अक्टूबर 2020 में यह 1.31% पर थी और लगातार 10वां महीना है जब होलसेल महंगाई गिरी है। तो दोस्तों पिछले सोमवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे और मार्च 2023 में यह घटकर 5.66% पर आ गई थी और खाने पीने के सामानों में दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई भी घटी थी। वहीं दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की भी होती है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट, खाने पीने के सामान, टेक्सटाइल, मिनरल, रबड़ और प्लास्टिक प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट के चलते आई कमी। वहीं दोस्तों क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेपर और पेपर प्रोडक्ट की कीमतें कम होने से महंगाई घटी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज खुलेगा देश में पहला एप्पल स्टोर। सीईओ टिम कुक बोले अच्छा सपोर्ट देने से लेकर लोकल कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। तो दोस्तों टेक कंपनी एप्पल इस हफ्ते भारत में 2 स्टोर खोलने जा रही है। तो दोस्तों स्टोर की लॉन्चिंग से पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडियन कल्चर की तारीफ की है और कुक ने कहा है कि इंडिया में ब्यूटीफुल कल्चर और एक इनक्रेडिबल एनर्जी है और हम भारत में एप्पल के लंबे इतिहास को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित है। तो दोस्तों इसमें अपने कस्टमर को सपोर्ट करना, लोकल कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना और ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए इनोवेशन के साथ मिलकर काम करना भी शामिल है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि एप्पल का मिशन दुनिया भर के लोगों के जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाना है और भारत में स्टोर खोलकर ग्राहकों को अच्छा सपोर्ट देने से लेकर लोकल कनेक्टिविटी तक फोकस रहेगा। साथ ही दोस्तों बेहतर फ्यूचर के साथ भी काम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्री की शराब पीकर बेहोश हो गए थे मनोज बाजपेयी। बोले मुझे लगा फ्लाइट में शराब खरीदनी पड़ती है, पेरिस में पहली बार चॉपस्टिक से खाना सीखा। तो दोस्तों मनोज बाजपेयी की गिनती आज बड़े स्टार के तौर पर होती है और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो दोस्तों मनोज ने कहा कि जब वह पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उसमें शराब फ्री होती है और उन्होंने फ्री के चक्कर में इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि बेहोश होकर गिर पड़े। और दोस्तों मनोज ने कहा कि उनकी पहली विदेश यात्रा पेरिस के लिए थी और वहाँ उन्होंने पहली बार चॉपस्टिक से खाना खाया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने क्यूरी ट्रायल्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने के लिए काफी एक्साइटेड था और मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर पेरिस जाना था और मैं फ्लाइट में बैठा तो वहाँ शराब दी जा रही थी और मुझे लगा कि शराब बेची जा रही है, लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे और उधर से लौटते वक्त मुझे पता चला कि शराब पीने के लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहे और वापस लौटते वक्त मैंने इतनी शराब पी ली कि वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माधवन के बेटे ने फिर रचा इतिहास, देश के नाम रोशन किया। वेदांत ने एक साथ 5 गोल्ड मेडल जीते, सूर्या, अनुष्का सहित कई सेलेब्स ने दी बधाई। तो दोस्तों एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने फिर देश का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों वेदांत ने मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों वेदांत के इस कारनामे से उनके पिता आर माधवन काफी खुश नजर आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वेदांत को शुभकामनाएं दी है। तो दोस्तों वेदांत के गोल्ड जीतने पर कई सेलिब्रिटी ने आर माधवन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है और साउथ स्टार सूर्या ने भी उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा दोस्तों अनुष्का शर्मा, शिल्पा शिरोडकर और लारा दत्ता, इन सभी ने वेदांत के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की है। तो दोस्तों वेदांत माधवन ने मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और उसमें उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर और 1200 मीटर वाली प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और उनकी जीत को पिता आर माधवन ने सभी के साथ शेयर किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खड़गे की पीएम को चिट्ठी, जाति आधारित जनगणना तुरंत कराए। एक दिन पहले राहुल गांधी ने भी जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। तो दोस्तों देश में जाति जनगणना कराने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और दोस्तों पत्र में खड़गे ने देश में 2021 की जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि जनगणना जाति आधारित हो और इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों बता दें कि रविवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
पीएम मोदी से 2011 की जाति जनगणना आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। और दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आज सोशल मीडिया खड़िए की चिट्ठी को साझा किया है। और दोस्तों उन्होंने लिखा है कि अब जितनी आबादी उतना हक सभी को मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू की कोठी में घुसा संदिग्ध शख्स, नौकर ने छत पर देखकर अलार्म बजाया तो भागा। नवजोत ने डीजीपी व पटियाला एसएसपी से बात की। तो दोस्तों पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला स्थित घर की छत पर संदिग्ध व्यक्ति दिखा है। और दोस्तों नौकर ने जब उसे देखकर अलार्म बजाया तो वह वहां से भाग गया। और सिद्धू ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि 2 हफ्ते पहले ही सिद्धू की सुरक्षा घटाई गई थी, जिस पर सिद्धू और उनकी पत्नी आप सरकार पर भड़के थे। तो दोस्तों पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी थी कि अगर उनके पति को कुछ भी होता है तो वह सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों मामला बीती शाम को सामने आया और नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे घर की छत पर ग्रे कंबल में लिपटे एक अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति को लगभग शाम 7 बजे देखा गया। और जैसे ही मेरे नौकर ने अलार्म बजाया और मदद के लिए पुकारा तो वह तुरंत भाग गया। और पंजाब पुलिस के डीजीपी से बात भी की है और एसएसपी पटियाला को भी सूचित कर दिया गया है। वही दोस्तों उन्होंने आगे लिखा है कि यह सुरक्षा चूक मुझे पंजाब के लिए आवाज उठाने से नहीं रोक पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब ड्रग्स केस में सीएम मान का एक्शन, पीपीएस अफसर राजजीत सिंह को बर्खास्त करने का आदेश, विजिलेंस को सौंपी जांच। तो दोस्तों पंजाब के हजारों करोड़ ड्रग्स केस सील बंद रिपोर्ट खोलने के बाद सीएम भगवंत मान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और दोस्तों उन्होंने ड्रग तस्करी केस में पीपीएस अफसर राजजीत सिंह को नामजद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोस्तों ने नौकरी से भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने को कहा है। और सीएम मान ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। तो दोस्तों सीएम मान ने राजजीत सिंह द्वारा चिट्टे की तस्करी से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए पंजाब विजिलेंस को जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। और दोस्तों सीएम भगवंत मान ने बीते समय ड्रग रैकेट केस की सभी फाइलें तलब की थी और उसी समय कार्रवाई किए जाने की भी आशंका जताई थी। और मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार ने जल्द कार्रवाई करने के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर दोस्तों आप आँख को मुंह, मुंह को नाक और नाक को कान और कान को जीभ कहते हैं तो आप किससे सुनते हैं? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दिए। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लेकिन विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।